हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज वी ऑल नो वेरी वेल कि अब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं एंड नाउ इट्स द प्रॉपर टाइम टू रिवाइज ऑल इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर. So from today we are going to start a series of MCQ questions and our today's chapter is regarding the challenges of nation building. So let us start the questions. First question is, consider the following statement. You have to understand or you have to see the statement, what these statements are saying. First one is, partition of India was the outcome of टू नेशन थ्योरी. कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बना था, वो टू नेशन थ्योरी का रिजल्ट था. Then second one is, Punjab and Bengal was the two provinces divided on the basis of religion. पंजाब और बंगाल दो ऐसी प्रोविंसेस स्टेट्स थी जो कि रिलीजन के आधार पर जिनका डिवीज़न किया गया. एंड थर्ड वन इज, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज नॉट कॉन्टिजियस, कि ये दोनों आपस में पास नहीं थे. द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर. कि जब पार्टीशन की स्कीम तैयार हुई थी तो उस समय ये डिसाइड कर लिया गया था, एक प्रॉपर प्लानिंग बन गई थी कि लोग जो हैं बॉर्डर से एक दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, यानी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ किस तरीके से आएंगे और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ कैसे जाएंगे. अब ये चारों स्टेटमेंट्स हैं. विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज और आर करेक्ट. आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज कि इनमें से एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा कौन सी स्टेटमेंट्स है विच आर इनकरेक्ट. तो अगर हम देखते हैं, टू नेशन थ्योरी से पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, इट्स राइट. बंगाल और पंजाब जो था रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया गया था, इट्स आल्सो फाइन. ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज नॉट कंटिजियस, येस, इट्स आल्सो राइट. सो लास्ट वन इज, द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर. ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले ये प्लान नहीं किया गया था कि लोग जो है एक बॉर्डर को कैसे क्रॉस करेंगे. सो विच वन इज इनकरेक्ट, द ऑप्शन इज डी. दैट इज, so correct answer is D. The scheme of partition included a plan for partition of transfer of population across the border. Come to the next question. And now the second question is, which of the following states was largest princely state? As you all know very well, princely states कौन सी थी. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जहाँ पर उस समय रूलर्स थे, दो स्टेट्स वर नॉन एज द प्रिंसली स्टेट, प्रिंस थे वहाँ पर, राइट. तो उन प्रिंसली स्टेट्स में से कौन सी प्रिंसली स्टेट्स थी जो सबसे बड़ी थी, लार्जेस्ट एरिया में थी. दैट इज हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, राजस्थान. तो इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट थी. तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद. द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ. इंडिया का जो पार्टीशन किया गया वो किस आधार पर किया गया, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, या जोग्राफिकल यानी एरिया वाइज उसको डिवाइड किया गया जोग्राफी के बेस पर. सो हम वी ऑल नो वेरी वेल कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी जो कि मुस्लिम लीग ने दी थी. तो इसका मतलब ये किस आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर, कि मुस्लिम कहाँ रहेंगे और हिंदू कहाँ रहेंगे. मुसलमानों के लिए हो गया था पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए कौन सा रीजन बन गया था, दैट वाज इंडिया, राइट. सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रिलीजन. नेक्स्ट वन इज, प्ले की रोल in integrating the princely states with India. अब जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास जो इंडिया टोटल जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कितनी थी, 565. तो इन 565 स्टेट्स को इंडिया में मिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था, खान अब्दुल गफ्फार खान का? नो, वी नो वेरी वेल कि इनका कोई रोल नहीं था. सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी. तो करेक्ट आंसर इज, किसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट वन इज, हु वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद का जो रूलर था वो कौन था, बोधचंद्र, पटेल, निज़ाम और आयूब. तो हैदराबाद के रूलर को किस नाम से जाना जाता है, निज़ाम, राइट. देन हु वाज द रूलर ऑफ मणिपुर. मणिपुर में जो रूल कर रहा था उस समय रूलर वो कौन था, बोधचंद्र, पटेल, निज़ाम और अयूब. तो हु वाज दैट, बोधचंद्र. ये जो रूलर्स के नेम है, इट्स दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से एक आध क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है. और एक रोल ऑफ
Vallabhbhai Patel in integration of princely state. That is also very important. Which among the following state was carved out of Assam? असम में से कौन सी स्टेट बनी थी? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल? तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर. मणिपुर है, जो आज मणिपुर है वो पहले किसका हिस्सा था? आसाम का. Which among the following princely state was firstly declared to be independent from India? इंडिया से सबसे पहले कौन सी प्रिंसली स्टेट ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था? क्योंकि हमें मालूम है ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, प्रिंसली स्टेट को आज़ाद कर दिया था कि वेयर एवर दे वांट टू गो दे कैन गो, कि चाहे वो पाकिस्तान में जाना चाहे या हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहे, और इफ़ दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट दे कुड, राइट. तो ऐसे में सबसे पहले कौन सी स्टेट थी जिसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था? तरवैनकोर, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर. सो करेक्ट आंसर इज तरवैनकोर. विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज पार्टीशन? नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से आपको चूज करने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था. ये चीज़ ध्यान रखेंगे वेन एवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. तो ये ध्यान से पढ़ने की इज द रीजन लिखा हुआ है या आर इज नॉट द रीजन लिखा हुआ है, राइट. अब हमसे पूछा गया कौन सा नहीं था. डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कॉम्युनल वायलेंस, more migrant from eastern side of India than western side of India, people were converted into refugees. अब वायलेंस भी हुआ था, लोग रिफ्यूजी भी बने थे, डिवीज़न भी हुआ था. सिर्फ कौन सा सेंटेंस है विच इज़ नॉट करेक्ट? मोर माइग्रेंट फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया देन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों तरफ से लोग परेशान हुए थे, एक तरफ से नहीं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड ड्यूटीज वर created by the recommendation of State Reorganization Commission. Sorry, it's not the duties. Here the word should be UTs, yani Union Territories. By mistake it's written. It's Union Territories, UTs. तो कितनी यूनियन टेरिटरीज और कितनी स्टेट्स बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की तरफ से? 14 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, 15 स्टेट्स एंड 10 यूटीज, और 14 स्टेट्स 6 यूटीज, 28 स्टेट 8 यूटीज. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने कितनी उस समय हमारे देश में कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी थी? 14 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. देन विच स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉयड स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 357? आई होप यू ऑल नो वेरी वेल कि आर्टिकल 357 अभी कौन से एरिया से, कौन सी स्टेट से जो है वो ख़त्म किया गया है? कश्मीर से. तो ऑटोमेटिकली वी नो वेरी वेल कि कौन सी स्टेट है जिसको ये स्पेशल स्टेटस मिला था? हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. हमें मालूम है अभी ये 370 कश्मीर से ख़त्म किया गया है. तो एग्जैक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. इस तरीके से अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर हम अपडेट हैं वट एवर इज गोइंग अराउंड अस, तो हम उनका आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट एक्सेप्टेड द इंटरनल ऑटोनॉमी? हैदराबाद एंड मणिपुर, मणिपुर एंड जूनागढ़, जूनागढ़ एंड कश्मीर, और कश्मीर एंड मणिपुर. तो किसने इंटरनल ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट किया था? दैट वाज कश्मीर एंड मणिपुर. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट कंडक्टेड द इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? किस जो स्टेट थी उसने सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया था? कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद या जूनागढ़? तो कौन सी स्टेट थी? करेक्ट आंसर इज मणिपुर. Then next one is who among the following who was the first deputy prime minister of India? इंडिया का सबसे पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था? सो करेक्ट जवाहरलाल नेहरू, वीबी पटेल मीन्स वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. तो कौन बने थे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? दैट वाज वल्लभ भाई पटेल. क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल, इनका आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है. इन जो प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन में इनका सबसे मेन रोल है. अगर पूछा जाता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का पहले, तो भी वल्लभ भाई पटेल आएगा. फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो दैट वाज आल्सो वल्लभ भाई पटेल. सो नेक्स्ट वन इज
डैश इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पीच ऑफ इंडिया। जो आज़ाद भारत की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत में सबसे पहले स्पीच दी थी, उस स्पीच का क्या नाम था? इंडिपेंडेंट हैज़ राइट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी और नन ऑफ दीज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ट्रस्ट विद डेस्टिनी. Then next one is dash started by dash separate state for Telugu speaking people from Madras provinces. मद्रास जो प्रोविंसेस थी वहाँ से तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग एरिया की जो डिमांड थी किसने की थी और किस नाम से की थी? वो कौन था जिसने इसकी डिमांड की थी? विशाल आंध्रा मोतीलाल नेहरू ने किया, आंध्र प्रदेश सिरिमल्लू ने किया, सिरिमल्लू, तेलुगु स्पीकिंग पीपल स्टार्टेड बाय सिरिमल्लू और विशाल आंध्रा स्टार्टेड बाय सिरिमल्लू. तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट वाज नोन एज विशाल आंध्रा, जो अलग से तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए डिमांड की गई थी. तो उसका नाम क्या था? उस मूवमेंट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट और इसको शुरू किसने किया था? सिरिमल्लू ने. राइट. देन नेक्स्ट वन इज हु वाज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी. तो कौन थे इनके हेड? करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. All of the Indian Muslim do not wanted to shift to Pakistan. State whether the statement is जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान थे सभी इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे. अब क्या ये स्टेटमेंट सही है या बिल्कुल गलत है? और पार्शली ट्रू है, यानी कुछ हद तक सही है, पार्शली फॉल्स, कुछ हद तक गलत है. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि इनमें हमने मेन जो था अब्दुल गफ्फार खान का नाम पढ़ा है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे. तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऐसे थे काफ़ी सारे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे. देन हु प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी और बी आर अम्बेडकर. किसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में? अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम, सबसे मेन रोल किसका आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का. 3 क्वेश्चंस इनके मेन है. वल्लभ भाई 3-4 क्वेश्चंस है. वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल. एक और क्वेश्चन है अभी आगे, वो भी आएगा, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो उसमें भी आंसर क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं. देन नेक्स्ट वन इज हु वाज द हेड ऑफ लिंग्विस्टिक कमीशन. जो लैंग्वेज के बेस पर कमीशन बनाया गया था स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए, जो लिंग्विस्टिक कमीशन बना था उसका हेड कौन था? फैजल अली, जवाहरलाल नेहरू, अली खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो मेन हु इज द हेड ऑफ दैट? फैजल अली. देन हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स फॉर मर्ज विद इंडियन यूनियन. कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंडिया में मिलाना था, मर्ज करना था? दे आर 465, 568, 565 और 556. तो कितनी प्रिंसली स्टेट थी उस समय में? 565. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था जब वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द वल्लभ भाई पटेल. हु इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? होपफुली आपको याद ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब इसमें हमें और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में है कि वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें कोई भी और ऑप्शन दिया जा सकता है, बट आपको एक ही दिमाग में रखना है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट वन इज हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी. अब यहाँ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया और दूसरा है हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर, अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित नेहरू. तो हु इज दैट? अब्दुल गफ्फार खान. इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से. ये अब दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. अब्दुल गफ्फार खान इज नॉन एज
किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में आंसर सही क्या आएगा? एज अ फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद अली जिना addressed the Constituent Assembly of Pakistan in Karachi on which date? मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब जो था एड्रेस किया था, कब संबोधित किया था? 11 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947. So exact answer is 11 August 1947. Next, very important question, this one is also, who propounded the two nation theory? Two nation theory को किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी ये थ्योरी, बी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या मुस्लिम लीग ने? तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जिन्ना ने दी थी, जो किसके लीडर थे, मेन हेड किसके थे? जिन्ना, ही वॉज द हेड ऑफ मुस्लिम लीग, राइट? तो अब यहाँ पर अगर जिन्ना का नाम आता है तो यू हैव टू टिक दैट वन। अगर जिन्ना का नाम ना आकर मुस्लिम लीग लिखा हुआ है तो आपको उसमें से ऑप्शन कौन सा चूज करना है? मुस्लिम लीग। देन नेक्स्ट वन इज व्हेन आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम मद्रास। आज का जो आंध्र प्रदेश है पहले वो किसका पार्ट था? मद्रास, यानी अब का आंध्र प्रदेश और मद्रास ये सारा एक ही था। तो ये आंध्र प्रदेश कब बना? दिसंबर 1952, जनवरी 1952, दिसंबर 1954 और फरवरी 1954. Right answer is December 1952. Then next one is, when was the State Reorganization Commission appointed? State Reorganization Commission कब बनाएगा? तो कब अपॉइंटमेंट इसकी कब की गई थी? 1935 में, 1958, 1954 और 1953. तो एग्जैक्ट आंसर इज राइट आंसर इसका क्या होगा? 1953. नेक्स्ट वन इज, when was the State Reorganization एक्ट पास? अब ऊपर का जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड, कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक्ट इसका कब पास हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? 1965 में, 1956 में, 1964 और 1962 में। तो राइट आंसर इज 1956। दोनों ही ईयर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आता है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड तो वो कब था? 53। बना कब था? ये 53 में। लेकिन एक्ट कब पास किया गया था? 1956 में। Is it clear? So all these are very very important MCQ question of this chapter, challenges of nation building. Hopefully all these questions are clear to you, and you have to revise all these questions very carefully. If there is any other problem you want to discuss, you can go to the comment section and write down your problem. Thank you so much.